Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Norset RN. I hope you all are doing well. और आप सब ने प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट कर दी होगी नॉर्सेट 10 को लेके, और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन बहुत ज़्यादा में कुछ ऐसी गलतियां तो तुम भी कर रहे होगे जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है. आई नो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नॉर्सेट 10 और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका शायद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ भी हो सकता है. तो वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे हो जिसकी वजह से आपका नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ. और अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप करते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना, एक वर्ड आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्सेट 10 के लिए आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ तो सोचा होगा, अपने माइंड मेकअप में कुछ तो रखा होगा ऐसा कि हाँ मुझे नॉर्सेट 10 क्रैक करूंगा या करूंगी, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी एम्स रायपुर में या फिर मेरी ज्वाइनिंग होगी एम्स दिल्ली में या फिर मैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक सफदरजंग या आरएमएल हॉस्पिटल में जाऊंगा या फिर मेरी ईएसआईसी में ज्वाइनिंग होगी. कुछ तो सोचा होगा. इफ यस तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना कि नेक्स्ट नॉर्सेट 10 से तुम्हें कहाँ जाना है. एम्स भटिंडा में, दिल्ली में, जोधपुर में, रायपुर में, सफदरजंग हॉस्पिटल में या ईएसआई हॉस्पिटल में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे शायद अभी भी कर रहे होंगे और इस वीडियो को देख के शायद हो सकता है कि आप उस मिस्टेक्स को अभी सुधार लें. तो चलिए नंबर 1 मिस्टेक की बात करती हूँ. यहाँ पे सिलेबस को सीरियसली नहीं लेना. आपको पता है यहाँ पे हमारे पास प्री और मेंस करके 2 स्टेप्स होने वाले हैं, लेकिन अभी पहला टारगेट होना चाहिए प्री को क्लियर करने का. ठीक है, मेंस तो तब आएगा ना जब पहले प्री क्लियर होगा. और प्री और मेंस का ऐसा नहीं है कि सिलेबस अलग अलग है, सेम ही सिलेबस है. तो जो प्री के लिए पढ़ोगे वापस से उसे ही रिवाइज करना है मेंस के लिए. तो बेसिकली हमारे पास नर्सिंग का सब्जेक्ट है प्लस हमारे पास नॉन नर्सिंग पार्ट भी है 20 क्वेश्चंस के लिए. तो पहली बात तो ये है कि सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि तुम्हें भैया ये पढ़ना है. 80 क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे वो नर्सिंग वाले पोर्शन से हैं और जो 20 क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे नॉन नर्सिंग पार्ट के हैं. ठीक है, चलो नॉन नर्सिंग पार्ट को तुम मेरे तक भी छोड़ दो, मैं तुम्हें यूट्यूब पे ट्राई करूंगी कि मैं सारे रीजनिंग के पोर्शन यहाँ पे खत्म कराने की. बाकी के जो 80 क्वेश्चन बचे हैं वो तो तुम्हें करना है. नर्सिंग पार्ट से ही है तो सबसे पहले समझो कि सिलेबस है क्या. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि भाई मुझे पढ़ना क्या है और कितना एक्सटेंट में पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है. ऐसा नहीं कि मैं सुपरफिशियली पढ़ के जा रहा हूं और मैंने पेपर आ रहा है बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आ रही है और तुम पढ़ के जा रहे हो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो सबसे पहले सिलेबस को समझो कि एक्चुअल में नॉर्सेट आपसे पूछ क्या रहा है. नेक्स्ट बात करती हूं मैं थ्योरी की. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. देखो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, चाहे तुम अभी बात करो या जब 4 साल 5 साल पहले तुमने नर्सिंग की थी, जब तुम्हें एमबीबीएस की सीट अलॉट नहीं हुई थी, जब तुमने नीट का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे. तब भी सेम सिनेरियो था, आज भी सेम सिनेरियो है कि अगर तुम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इज द की फॉर योर सक्सेस इन नॉर्सेट 10. थ्योरी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे हैंड्स ऑन रहनी चाहिए कि भाई एक तरफ मैंने थ्योरी पढ़ी, आज मैंने ये टॉपिक किया, आज फटाफट मैंने ये वाले टॉपिक के एमसीक्यूज कर डाले. तो कोई ऐसी बुक ले लो जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो. आज मैं इस थ्योरी को कंप्लीट कर रहा हूं, चाहे वो थ्योरी तुम बुक से पढ़ के कर रहे हो, चाहे तुमने किसी यूट्यूब वीडियो से करी हो या तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां पे तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाया गया हो, वो टॉपिक कंप्लीट करते ही तुम्हें तुरंत स्विच करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यूज को इग्नोर करना. अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. क्या एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं टारगेट हाई पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मुझे मॉसबी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या मुझे लिपिनकॉट पढ़ना चाहिए, क्या मुझे एनक्लेक्स की सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़नी चाहिए, या मुझे पीआर यादव से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए. मुझे क्या करना है वो कैसे पता चलेगा इस पीवाईक्यू से. तो इफ यू वांट कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पीवाईक्यूज को इग्नोर जो कर रहे हो ना तुम, ये सबसे बड़ी गलती है भाई. पीवाईक्यूज को देखो, पीवाईक्यूज को देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि मुझे यही चीज पढ़नी है और फिर तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है.
उसी से तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है PYQ एनालिसिस, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। नंबर 4 की बात करूं, फॉलोइंग मल्टीपल बुक्स। देखो मेरे बच्चे, खैर तुम तो मेरे एज के ही होगे, 1000 किताब फॉलो करना और एक किताब को 1000 पढ़ना, व्हाट इज बेटर? एक बुक को 1000 टाइम्स रीड करना। 10,000 बुक पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, एक ही बुक को पढ़ो, एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो, जो बुक तुम्हें लगे ऑथेंटिक है, वो 2-4 पेज पढ़ने से ही पता चल जाता है कि बुक काम की है या नहीं है। अगर तुमने PYQ एनालिसिस कर रखा है, उस एक बुक को पढ़ो और उसी बुक को बार बार रिवाइज करो। मैंने अपने नॉर्सेट एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक सिंगल बुक फॉलो की थी। एक बार पूरा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 1.5 महीने का टाइम था, एक बार पूरी बुक पढ़ी, उसके बाद अगेन सेम बुक को पढ़ी। पर इस बार मैंने क्या किया, इस बार जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मैंने उन क्वेश्चंस पे मार्क लगा रखे थे जिन क्वेश्चंस को मुझे फर्स्ट टाइम नहीं आया, मैंने उस पर रेड क्रॉस कर रखा था। तो जब मैंने सेकंड टाइम रिवाइज किया तो मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को किए जिस पे मैंने रेड क्रॉस किया हुआ था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुआ, या ये क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा तब मुझे ये क्वेश्चन आया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने रेड मार्क किया था, और जब मैंने रिविजन स्टार्ट की दोबारा तो फिर मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को किए जिस पे रेड मार्किंग थी, सो दैट मेरा टाइम सेव हो और बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो मैं किसी और टॉपिक को पढ़ने में लगा सकूं। तो प्लीज एक बुक को बार बार पढ़ो, 1000 बुक पढ़ने से कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, पहली बात तो ये है। कुछ सब्जेक्ट्स को हल्के में लेना। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे ना ऐसे सोच रहे होंगे, या बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे ऐसे सोच रहे होंगे कि रिसर्च से क्या आता है, मैनेजमेंट से क्या आता है, कम्युनिटी से क्या आता है, एनाटॉमी फिजियो को तो इग्नोर कर दो, क्या ही आता होगा। मैं कह रही हूं कभी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, तुम प्रायोरिटीज बना सकते हो अपनी कि मुझे इसको ज्यादा टाइम देना है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने PYQs एनालिसिस पे देखा है जिनसे क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इन टॉपिक्स को तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन तुम्हें ये तभी पता चलेगा जब तुम PYQs देखोगे। 3 से 4 साल के एटलीस्ट, नहीं सारे, कम से कम 3 से 4 साल का पैटर्न देखो कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और उस हिसाब से अपना प्रायोरिटी बनाओ और सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। देखो आज के टाइम पे मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने अपना नॉर्सेट क्रैक किया था तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, सेल्फ स्टडी किया था, ना कोई मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैंने कुछ नहीं किया था। घर पे बैठ के एक बुक उठाई थी, एक बुक को ही सारा टाइम प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस उससे सब कुछ सॉल्व किया मेरा, और नॉर्सेट निकल भी गया, 179 रैंक आ भी गई मेरी नॉर्सेट के अंदर। लेकिन मैं अगर आज का सिनेरियो बताऊं ना, तो मैं मान सकती हूँ सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी कहूंगी कि तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल मत करो, तुम खुद से पढ़ो, खुद से सारी चीजें करो। लेकिन एक चीज बताऊंगी कि यार मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तुमने क्या पढ़ा है, कितने लेवल तक पढ़ा है, क्या वो किसी काम का है भी या नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात मॉक टेस्ट से पता चलती है। नंबर 2, तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी मॉक टेस्ट से पता चलती है। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्वेश्चंस तुम्हें मॉक टेस्ट से पता चलती है। नंबर 4, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल होगी, मॉक टेस्ट से पता चलती है। तुम्हें पता है ना कि अभी हमारे एग्जाम में ऐसा होता है कि हमारे पास 18 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चंस का सेट है, तुम्हें 18 मिनट के अंदर करना ही करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद वो क्वेश्चंस तुम्हें डिसअपियर हो जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो उसके लिए तुम्हें मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ना कोचिंग भी एनरोल कर रखा है, उनकी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि उसको एनालाइज नहीं कर रहे। भाई एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या गलती की है जब तक मैं देखूंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, और मैं इसको सुधारूंगी कैसे? मेरी क्या गलती है वो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ कि तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तब तुम्हें पता चलेगा, तभी तो तुम उसको सुधार सकते हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था, पेपर में भी तुम वही आंसर करके आओगे जो तुमने टेस्ट सीरीज में दी थी, क्या मतलब हुआ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का? तो प्लीज इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑन नेगेटिव मार्किंग। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक ही चीज बताई, एक तो भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक पढ़ते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दीजिए। इफ यू आर 100% श्योर तो मार्क करो, नहीं आता है छोड़ दो भाई। -1/3 करवाने से बेटर है ना कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है? 100% श्योर हो तभी उस आंसर को मार्क करो, अदरवाइज नहीं करो। और ये एबिलिटी जो है ना कंट्रोल करने की कि कैसे नेगेटिव मार्किंग, कैसे मुझे उस क्वेश्चन को नहीं छूना है अगर वो मुझे नहीं आता है, ये सिर्फ तभी आएगी जब तुम टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। रिवीजन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, है ना? अभी जैसे मान लो भी मैं बताऊं तुम्हें तो 2 महीने का टाइम है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे चलो ठीक है
अभी पढ़ने का काम कर लेते हैं, बाद में रिवीजन करेंगे। नहीं, तुम अपना वीकली टारगेट लेकर चलो कि ये वीक है, इसमें मुझे कम्युनिटी के ये टॉपिक्स और ओबीजी के ये टॉपिक्स और रिसर्च के ये टॉपिक्स फिनिश करने हैं। जैसे इस वीक का लास्ट डे होगा तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज करूंगा या करूंगी। फिर अगेन नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, फिर रिवीजन चलेगी, फिर अगेन नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, फिर रिवीजन चलेगी, और फिर लास्ट में कंप्लीट रिवीजन चलेगी। क्योंकि पता है हम ह्यूमंस हैं, हमारे साथ ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, बचपन से हो रहा है हमारे साथ। अगर तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे, गारंटीड तुम उसको भूल जाओगे। तो बेटर है उसको बीच बीच में रिवीजन करते चलना है, साथ साथ पढ़ते भी चलना है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। अब तुम्हारे ऐसा तो होगा नहीं, देखो हमने ना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है या मान लो जेएनएम भी कंप्लीट कर ली है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ, ठीक है। तो हमें ना ऐसा लगता है हम उससे फोन पे बात करेंगे। तो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी सेम सिनेरियो होता था कि हम ना ऐसे दिन में ना एक बार तो कॉन्फ्रेंस कॉल कर ही लेते थे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितना पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ लिया। ये चीज सबसे ज्यादा कम करो इस चीज को, कि तुम किसी से अगर बात कर रहे हो ना, और अगर तुम्हें ये लगे कि उसने तो भाई 4 टॉपिक कर लिए और मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक किए हैं। सबसे पहली चीज होती है सबका पेस अलग अलग होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सबकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अलग अलग होती है। किसी बच्चे को एक बार लेक्चर देखने से समझ आ जाता है और कोई एक बच्चा जब तक उस लेक्चर को 4 बार ना देखे उसे नहीं समझ आता है। तो एवरीवन इज डिफरेंट। कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि उसने तो कर लिया मेरे से नहीं हुआ, वो तो फर्स्ट आ जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। तुम अपना बेस्ट दो, बस तुम्हें यही करना है, अपना बेस्ट देना है। दूसरों से कंपेयर नेवर नेवर नेवर। नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में बोला था मैंने, एक चीज होती ना कि मेरे अंदर इतना मेरे ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा। ये तो सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा ना, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहला किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है या लाइफ में कुछ भी चीज तुम करने जा रहे हो ना, सबसे फर्स्ट थिंग होनी चाहिए ट्रस्ट योरसेल्फ। यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि ये तो मैं कर लूंगा। अगर तुमने पहले दिन ये सोच लिया यार ये मेरे से नहीं होगा, बहुत टफ है, मैं कह रही हूं तुम कितनी भी बढ़िया स्टूडेंट हो, चाहे तुम कितने भी ब्रिलियंट हो, तुम नहीं क्रैक कर सकते जब तक तुमने अपनी माइंडसेट में ये रख लिया है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि तुम सभी अपना नॉर्सेट 10 क्रैक करो, तुम भी मेरी तरह एक नर्सिंग ऑफिसर बनो, तुम्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम भी आगे चल के अपने जैसे बहुत सारे लोगों को गाइड करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।